हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो इशू है हमारा दैट इज बेस्ड ऑन द स्पाइसेस का जो इशू चल रहा है हमारा, उसके अंदर में हमारे स्पाइसेस पे जो बैन लगाए जा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में, उस रिगार्डिंग ये डिटेल्ड एनालिसिस है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस, सिंगापुर, हांगकांग। ये कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने हमारे कुछ स्पाइसेस पे, कुछ कंपनीज के स्पाइसेस पे बैन लगाने की या तो बात करी है, या तो वो इन्वेस्टिगेशन इस पे कर रहे हैं हमारे स्पाइसेस में कंटेमिनेंट्स को लेके। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में कि ये इशू का बैकग्राउंड क्या है। बट बिफोर आई मूव ऑन, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि हमने करंट अफेयर के कुछ सेशंस जो हैं ये प्लान करें आने वाले टाइम में, जो बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, और ये उनके लिए हैं प्राइमरली जो 2025 या बियॉन्ड जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, who don't know or who face difficulty in covering current affairs in timely manner। ये उनके लिए हम प्लान कर रहे हैं। सो इसके लिए व्हाट यू नीड टू डू, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको या तो इस नंबर पे 7582941915 पे मुझे व्हाट्सअप करना है, जिस पे मैं आपको एक फॉर्म की लिंक भेज पाऊंगा जो आप फिल कर पाएंगे, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, इस गूगल फॉर्म के लिंक पे जाके सिर्फ आपको एक फॉर्म फिल करना है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उस फ्री करंट अफेयर सेशन के कोर्स के लिए। सो मूविंग ऑन, हम आगे बढ़ते हैं कि इस इशू को समझते हैं कि इशू क्या है। तो इशू के अंदर में बेसिकली ये कंप्लेंट आई है फॉरेन कंट्रीज से कि हमारे जो कुछ कंपनीज के स्पाइसेस हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं पर्टिकुलरली, उनमें एक कंटेमिनेंट मिला है, पर्टिकुलरली जो इथिलीन ऑक्साइड है, उससे रिलेटेड कुछ कंटेमिनेंट या केमिकल्स हैं जो बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट हमको देखने के लिए मिले हैं। तो ये जो इंटरनेशनल स्क्रूटनी हुई है यहाँ पे, उसमें एक डिमांड उठी है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, एफएसएसएआई, ये अभी बहुत ही ढीला या बहुत ही लूजली काम कर रहा है इस रिगार्ड में, एंड उसको और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने चाहिए इस चीज़ से डील करने के लिए। अभी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं फूड प्रोडक्ट को लेके। जैसे एक कंट्रोवर्सी अभी रिसेंटली नेस्ले के प्रोडक्ट्स में भी थी, जिसमें नेस्ले जो हमारे इंडिया में बेबी प्रोडक्ट सेल करता है उसमें शुगर ऐड करता है, बट वही प्रोडक्ट जो वो यूरोप में सेल करता है उसमें कोई भी शुगर ऐड नहीं करता। सो इस तरह के कई प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कंट्रोवर्सीज मिली हैं। कुछ हमारे यहाँ अनहेल्दी टाइप के प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, और वहीं फॉरेन कंट्रीज कुछ हमारे प्रोडक्ट्स पे क्वेश्चन उठा रही हैं कि उनमें कुछ कंटेमिनेंट हमको मिलते हैं। तो कंज्यूमर्स जो हैं, इन सब चीज़ों में अल्टीमेटली कौन फंसता है या ट्रैप होता है, दैट इज़ कंज्यूमर। क्योंकि वो अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या जो प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं, ये क्वालिटी और सेफ्टी, ट्रस्टेड ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कंटेमिनेशन की रिपोर्ट आई है, क्या ये सेफ हैं और क्या इनकी क्वालिटी इंश्योर्ड है। तो अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन कंज्यूमर्स के सामने आ गया है। तो अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इस बैकग्राउंड को, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडियन स्पाइसेस के ऊपर कंसर्न्स या रेड फ्लैग रेज करा है। सबसे पहले हांगकांग के सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने एमडीएच के जो कंपनीज हैं उनके 3 स्पाइस ब्लेंड को बैन कर दिया था या सस्पेंड कर दिया था सेल को। उसी तरह एवरेस्ट कंपनी के एक के ब्रांड को, एक मसाला के प्रोडक्ट को, टाइप को, एब से हांगकांग ने बैन कर दिया था। इसमें दोनों में उन्होंने ये चीज़ रिपोर्ट करी थी कि इसमें एथिलीन ऑक्साइड जो है, इसके बहुत ही हाई लेवल या परमिसिबल लिमिट के ऊपर यूज़ हमको देखने के लिए मिला है। ये एथिलीन ऑक्साइड क्या है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं, बट अभी हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी कंपनीज है जिन्होंने इंडिया के मसालास पे या उन पे स्पाइसेस पे एक्शन लिया है। तो हांगकांग ने ये एक्शन लिया, उसके कुछ दिन बाद सिंगापुर ने भी एवरेस्ट के जो स्पाइस के मिक्स हैं उनको रिकॉल या उनके सेल पर सस्पेंशन लगा दिया। सिमिलरली यूएस के एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जिसने पहले इंडिया के ऊपर लास्ट ईयर कई सारे फूड और स्पाइस के इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, उन्होंने भी इस पे ऐसा एक स्टेटमेंट दिया कि हम भी इन इन मसालास पे, इन स्पाइसेस पे और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उन पे एक्शन लेंगे अगर हमको लगता है गलत हो रहा है तो। इसके अलावा मालदीव्स, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज ने भी ऐसा प्लान किया है कि वो इंडिया के जो स्पाइसेस आते हैं इंडियन ब्रांड्स के, उनको इन्वेस्टिगेट करके और उनके ऊपर नेसेसरी एक्शन लेंगे। अगर हम इंडिया के इंपोर्टर्स की बात करें तो इंडिया के करी पाउडर या स्पाइस पाउडर और मिक्सचर्स जो हैं, वो बहुत तीन जो सबसे तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंपोर्टर हैं, वो आते हैं फर्स्ट यूए, देन उसके बाद यूएई, एंड देन थर्ड यूके। ये 3 कंट्रीज हैं जो हमसे सबसे ज़्यादा स्पाइसेस इंपोर्ट करती हैं, अपार्ट फ्रॉम बांग्लादेश, ओमन, कनाडा, कतर एंड नाइजीरिया एंड चाइना। तो अगर हम बात करें ओवरऑल, तो चाइना, यूएस, यूएई, बांग्लादेश, थाईलैंड, ये हमारे टॉप इंपोर्टर्स हैं स्पाइस के, एंड एनी रेस्ट्रिक्शन ऑफ दिस काइंड इज गोइंग टू अफेक्ट इंडिया लॉट नेगेटिवली।
अब हम बात कर लेते हैं हेल्थ कंसर्न की कि ये जो कंटेमिनेंट मिले हैं इनसे रिलेटेड हेल्थ कंसर्न क्या है। तो जो सबसे बड़ा केमिकल या टॉक्सिक पेस्टिसाइड जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है वो है इथिलीन ऑक्साइड, ईटीओ। ईटीओ एक कलरलेस, फ्लेमेबल और एक रिमार्केबल गैस होती है जो बेसिकली जिसकी डिसइंफेक्शन की कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो ये ओरिजिनली जो गैस डेवलप की गई थी उसका पर्पस ये था कि वो मेडिकल डिवाइसेस जो हैं जो हॉस्पिटल्स में यूज़ की जाती हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए डेवलप किया गया था। आगे चल के ये इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में, एग्रीकल्चर में केमिकल की तरह यूज़ होने लगी। कई सारे फूड प्रोडक्ट्स को स्टरलाइज करने के लिए, इंक्लूडिंग स्पाइसेस, ड्राइड वेजिटेबल एंड अदर कमोडिटीज। ये केमिकल जो है ये स्पाइस इंडस्ट्री की लाइफ जो है, स्पाइसेस की जो लाइफ है उसको इंक्रीज कर देता है, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को रिड्यूस कर देता है और प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को और ज़्यादा बढ़ा देता है। बट द थिंग इज, द इशू इज ये कंडीशन, जिन कंडीशन में जिस तरीके से इसको अप्लाई किया जाना चाहिए फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर, हमारे इंडिया में वो प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड या स्ट्रिक्ट नहीं है। और मिसयूज, यूज से ज़्यादा मिसयूज इसका होता है। मिसयूज से मेरा मतलब जितना यूज़ किया जाना चाहिए केमिकल फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर उससे कहीं ज़्यादा अप्लाई किया जाता है डिसइंफेक्शन करने के लिए, जिससे कई बार वॉश होने के बाद भी वो फूड पे उसके रेसिड्यूज रह जाते हैं इथिलीन ऑक्साइड के। उसके जो रेमिनेंट्स हैं, वॉश करने के बाद जो धुल के वो हट जाना चाहिए वो धुल के हटते नहीं है क्लीन करने के बाद, और उनके रेसिड्यूज बने रह जाते हैं जो आगे चल के ह्यूमन कंजम्पशन पे टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कैंसर कॉज करते हैं। तो जब आप इनको यूज़ करते हो, कंज्यूम करने के लिए इसको बेसिकली कुक करते हो, तो उस कंटेक्स्ट में ये इंटरेक्शंस करता है वाटर के साथ, कई अदर दूसरे केमिकल, सॉइल वगैरह के साथ, और ये ऐसे कुछ कंपाउंड्स डेवलप करता है जो आपकी बॉडी में जाके आपको कैंसर कॉज कर सकते हैं। जैसे कि इनमें से एक केमिकल कंपाउंड जो डेवलप होता है दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल, जो कुछ टाइम पहले न्यूज़ में भी था जब वहाँ पे कैमरून में, गैम्बिया में, इंडोनेशिया और उज़्बेकिस्तान में कुछ बच्चों की डेथ हुई थी, और ये माना गया था, ये बोला गया था कि वो इंडिया से जो कफ सिरप गए थे उसमें ये इंग्रेडिएंट था जिसको पीने के कारण बच्चों की डेथ हुई थी। तो लॉन्ग टर्म एक्सपोज़र अगर आपका एथिलीन ऑक्साइड के लिए होता है, अगर आप रिपीटेडली बहुत टाइम तक इस चीज़ को कंज़्यूम करते हो, तो आपको लिम्फोमा और ल्यूकीमिया, बोन और ब्लड के कुछ कैंसर्स हैं वो होने के चांसेस होते हैं। और इसी को देखते हुए यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने इंडियन स्पाइसेस के का कई सारे इंडियन स्पाइसेस का बैन कर दिया था 2 साल पहले। रीसेंट रिपोर्ट ये बताती है ईएफएसए की, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी की, कि 527 प्रोडक्ट्स जो हैं इंडिया से लिंक जो हैं सितंबर 20 और 2024 के बीच में, उनमें हमको ये केमिकल्स या कार्सिनोजेनिक केमिकल्स देखने के लिए मिले थे। अगर हम यूएस की रिजेक्शन की बात करें तो यूएस में हमारे पिछले साल काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स रिजेक्ट हुए थे एंट्री के लिए, मतलब इंपोर्ट के लिए उनकी कंट्री में। 2023 में अकेले 30 ऐसे केस हुए थे जब हमारे फूड प्रोडक्ट्स जो हैं, स्पाइसेस जो हैं, उनकी एंट्री या इंपोर्ट को रिफ्यूज़ कर दिया गया था क्योंकि उनमें सैल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया है, इसके हमको कंटेमिनेंट देखने के लिए मिले थे यूएस को। तो ये जो एजेंट है, ये जो बैक्टीरिया है, ये एक डिसीज़ करता है जिसको बोलते हैं सैल्मोनेलोसिस, जो एक बहुत ही कॉमन फूड बॉर्न इलनेस है। इसके अलावा कुछ 11 प्रोडक्ट्स हैं जिनको मिसब्रांडिंग, एडल्ट्रेशन, आर्टिफिशियल कलर ज़्यादा यूज़ करने के लिए और इनकरेक्ट लेबलिंग जो है वो डालने के लिए बैन किया गया था। तो इनमें जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं उन सब के प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड हैं। सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स रामदेव फूड प्रोडक्ट कंपनी जो है उनके बैन हुए थे। देन उसके बाद एमडीएच, एमटीआर, एवरेस्ट, कैच डीएस ग्रुप और बादशाह, ये कुछ बड़ी कंपनीज हैं। इन सब के प्रोडक्ट्स जो हैं वो 2023 में या उसके पहले कई बार रिपीटेडली बैन हुए थे। अगर एक असेसमेंट की बात करें तो 2002 से 2019 के बीच में हमारे कई सारे इंडियन इंपोर्ट्स जो हैं वो पैथोजन रिलेटेड वायलेशंस या पैथोजन रिलेटेड कंटेमिनेंट्स होने के कारण रिपीटेडली बैन हुए थे। तो अगर हम बात करें तो इस पूरे पीरियड में 5000 से ज़्यादा बार हमारे प्रोडक्ट्स को यूएस में एंटर होने से रिफ्यूज़ किया गया, जो टोटल इंपोर्ट का 22.9%, नियरली 23% है। ये एक चार्ट है जिसमें ये यूएस ने 2023 में प्रोडक्ट्स को किन रीज़न से, किस कंपनी के किस प्रोडक्ट को किस रीज़न के कारण रिजेक्ट किया था वो दिया हुआ है। आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं खुद, ये मैं आपको ग्रुप में डालूंगा, आप इसे डाउनलोड करके ओपन करके रीड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे यू विल सी रीजंस: सैल्मोनेला,
देन उसके बाद आर्टिफिशियल कलरिंग, सैल्मोनेला मिस ब्रांडिंग, देन उसके बाद लेबलिंग वायलेशन, देन उसके बाद फिल्थी एंड सैल्मोनेला। तो ये कुछ रीजंस हैं, मेन कॉमन रीजंस हैं जिसके कारण रिपीटेडली हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज के जो स्पाइसेस और प्रोडक्ट्स हैं वो बैन किए गए। अब इंडिया ने इस चीज के लिए क्या रिस्पॉन्स दिया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में एक बोर्ड आता है जिसका नाम है स्पाइस बोर्ड। स्पाइस बोर्ड का काम है कि इंडिया में जो स्पाइस इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करना, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करना और उनके एक्सपोर्ट बढ़ाने में उनको हेल्प करना। तो जब ये न्यूज़ आई तो उसके बाद उन्होंने कई करेक्टिव मेजर्स लिए, जैसे कि जो भी कंसाइनमेंट सिंगापुर, हांगकांग, यूएस यहाँ पे जाती हैं उन पे और ज़्यादा कड़ी निगरानी या स्ट्रिक्ट एंड मैंडेटरी टेस्टिंग के नॉर्म्स वहाँ पे लगाए। इसके अलावा एक सर्कुलर भी निकाला था 30 अप्रैल को स्पाइस बोर्ड ने, जिसके अंदर में उन्होंने इंडियन स्पाइस इंडस्ट्री के साथ डिस्कशन किया कि कैसे ईटीओ के कंटेमिनेशन को कम किया जा सकता है या ओवर यूज को, मिस यूज को कम किया जा सकता है। इसके अलावा एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको एडवाइस कर रहे हैं हम कि वो ईटीओ के यूज़ की जगह स्टरलाइजेशन और इरिडिएशन जैसी मेथड्स होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, उनका यूज़ करें जिनमें कंटेमिनेशन के चांसेस या कंटेमिनेशन के इश्यूज कम देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा ये कई जगह पे ये जो स्पाइसेस बोर्ड हैं इन्होंने कई अलग अलग एडवाइजरी भी इशू करी हैं जिसमें ईटीओ जो है वो कोई भी अगर प्रेजेंस मिलता है कहीं पे तो उसको वो फ्लैग करके अपने आप खुद ही इंडिया से एक्सपोर्ट करने से होने से रोक देते हैं। हालांकि द इशू इज मच ब्रॉडर। जैसे ये तो हम बाहर वाली जो कंट्रीज जा रही हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के लोगों का क्या, क्या इंडियन कंज्यूमर्स इनको कंज्यूम नहीं करते, क्या वो इस इशू को फेस नहीं करेंगे? जैसे इंडिया में हर 10 में से 7 पर्सन जो हैं, 7 इंडियंस जो हैं वरीड हैं क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ द स्पाइसेस दे कंज्यूम को लेके। तो मतलब 70% इंडियंस इस बात से बहुत ज़्यादा डरे हुए या अफ्रेड हैं या वरीड हैं कि वो किस क्वालिटी के स्पाइसेस को कंज्यूम कर रहे हैं और उससे उनको क्या इशू हो सकता है। बट उससे भी बड़ा एक स्टैटिस्टिक वो ये है कि 36% ऑफ रिस्पोंडेंट या 36% इंडियंस डू नॉट हैव एनी कॉन्फिडेंस इन द एफएसएसएआई। जिस बॉडी का काम है फूड की क्वालिटी को इंश्योर करना, उस बॉडी के ऊपर ही इनको भरोसा नहीं है 36% इंडियंस को, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि इस बॉडी की अथॉरिटी को डिग्रेड करता है एक तरह से। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें और समझें तो हमको ये समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ा इशू है, ना सिर्फ बाहर के प्रोडक्ट्स के लिए या जो बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं मसाले उनके लिए, इंडियन कंज्यूमर्स जो कंज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्ट्स हमको उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। एफएसएसएआई की एक न्यूज़ रिपोर्ट या न्यूज़ रिलीज के हिसाब से पिछले 3 सालों में उन्होंने जितने भी सैंपल टेस्ट करे उनमें से 25% सैंपल्स जो हैं ये रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स पे फेल हुए। और ये बॉडी जो है इन्होंने 4 लाख से ज़्यादा सैंपल इस साल उन्होंने टेस्ट करे हैं जिसकी रिपोर्ट अभी भी वो जो है रिलीज नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं हम भी अनसेफ या जो पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनको कंज्यूम कर रहे हैं। इंडिया में अगर हम फूड सेफ्टी की बात करें अगर विद इन इंडिया, तो हमारे यहाँ एक एक्ट चलता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, एफएसएस एक्ट। उसका सेक्शन 59 जो है वो ये बोलता है कि ऐसे फूड बिजनेसेस जो सब स्टैंडर्ड फूड्स या कम क्वालिटी, पुअर क्वालिटी के फूड्स को सेल, स्टोर और मैन्युफैक्चर करते हैं उनके ऊपर 3 लाख रुपए तक की पेनाल्टी और 3 मंथ की जेल टर्म तक उनको हो सकती है। तो ये प्रोविजन है, एक्ट का प्रोविजन है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कई सारे इशू हैं कि ये एक्ट जो है स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होता प्रॉपरली। क्या इश्यूज हैं? जैसे पहला इशू ऑपरेशनल है। हमारे यहाँ स्टैंडर्डाइज रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होती किसी भी चीज़ की। हम नहीं जानते, हम एक एक पॉइंट से जो मैन्युफैक्चरिंग किस फार्मर से लेके कहाँ पे उसको लोकल प्रोसेसिंग हो रही है, फिर उसके बाद कहाँ पे वो किस लोकल डिस्ट्रीब्यूटर या लोकल मैन्युफैक्चरर के पास जा रहा है, फिर बड़ी कंपनियां किस छोटी कंपनी से खरीद रही हैं, इसका डाटा कभी भी पूरा पूरा प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं होता या रिकॉर्डेड नहीं रखा जाता, जिसके कारण इट बिकम्स वेरी हार्ड टू ट्रैक कि जो कंटेमिनेशन का सोर्स है, कंटेमिनेशन इंट्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, कंटेमिनेंट कहाँ से इंक्लूड या चेन में आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं
उनको ये समझ में नहीं आता कि रिस्क है कहाँ से, मतलब किन लोगों से उनको खरीदना चाहिए और किन लोगों से नहीं खरीदना चाहिए। ये चीज़ें वो क्लैरिफ़ाई या सॉर्ट आउट नहीं कर पाते। दूसरा इश्यू जो है वो है लैक ऑफ फूड सेफ्टी लैब्स का। हमारे इंडिया में 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास गवर्नमेंट या प्राइवेट नोटिफाइड फूड टेस्टिंग लैब नहीं है, जहाँ पे लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर और सेलर्स जो हैं वो जाके फूड की क्वालिटी को टेस्ट करा पाए। तो ये जो है, ये पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है एफएसएसएआई की, ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसके कारण जो टेस्टिंग नहीं होती तो एडल्ट्रेटेड या कंटेमिनेटेड फूड जो है वो इजीली चेन में से पास हो जाता है। तो इन चीज़ों को हमको बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा और डील करना पड़ेगा। अब आगे क्या? यहाँ से कहाँ जा सकते हैं हम? अब देखिए, अगर हम इस इश्यू को रिज़ॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर हम नहीं करते हैं और टाइम पे एक्शन नहीं लेते हैं और इस चीज़ को करेक्ट नहीं करते और फॉरेन कंट्रीज़ के कंसर्न को रिज़ॉल्व नहीं करते, तो ये जो क्रिटिकल मार्केट्स हैं हमारी, ये जो बड़े मार्केट्स हैं हमारे टॉप 5 कंट्रीज़, इनमें हम अराउंड अराउंड हर साल $700 मिलियन के एक्सपोर्ट करते हैं स्पाइसेस के। तो अगर हमने इस चीज़ को कंट्रोल या ठीक नहीं किया, तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ी क्राइसिस ला सकता है। हमारी ट्रस्टवर्दीनेस और रिलायबिलिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर सकता है, जिससे आगे चल के कई लोगों को प्रॉब्लम होगी। पहली प्रॉब्लम तो किसको होगी? ये जो फार्मर्स हैं, जो ये क्रॉप ग्रो करते हैं स्पाइसेस की और कंपनीज़ को सेल करते हैं, सबसे बड़ा नुकसान तो इनको होगा, क्योंकि कंपनीज़ वैसे भी इनको टाइमली पेमेंट नहीं करती और बहुत कम चार्ज देती है या कम पेमेंट देती है इनको और प्रॉफ़िट मेनली अपने पास रखती है। जब ऐसी कंडीशन होगी कि हमारे एक्सपोर्ट्स बैन होंगे, तो इनका जो सेलिंग है वो और कम होगी और सेलिंग कम होगी, तो ये फार्मर्स की पेमेंट को और ज़्यादा रोकेंगे ये बोल के कि हमारे प्रॉफ़िट्स गिर रहे हैं या हमारी कंपनी की सेलिंग गिर रही है। तो इससे फार्मर का बर्डन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा दूसरी इश्यू, अगर ये प्रॉब्लम हम टाइम पे सॉल्व नहीं करते हैं, तो कुछ और कंट्रीज़ जो हमसे स्पाइसेस लेती हैं, ये कंट्रीज़ भी हमसे स्पाइसेस लेना बंद कर सकती हैं, जिससे हमारा पोटेंशियल लॉस या जो अफेक्टेड एक्सपोर्ट जो है, ये $2.17 बिलियन तक पहुँच सकता है, जो हमारे टोटल स्पाइस एक्सपोर्ट का 51% है। ऐसे करते-करते अगर हमने टाइम पे एक्शन नहीं लिया, तो हमारा बहुत बड़ा एक लॉस हो सकता है। तो द पॉइंट इज़ एफएसएसएआई और स्पाइसेस बोर्ड जो हैं, इनको टाइम पे एक एक्शन लेना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि फ्यूचर में कभी भी इस कंटेमिनेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स में और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में, डोमेस्टिक मार्केट में भी जो सेल हो रहा है, उनमें ये कंटेमिनेंट का इश्यू ना आए। So I hope this issue was clear to you. If you like the video, please do subscribe to the channel and share it with your friends. Also, a reminder to you again कि अगर आप वाकई में करंट अफेयर के सेशन मेरे साथ रखना चाहते हैं यार, हम मिलके करंट अफेयर के सेशंस टाइम टाइम पर रेगुलरली करते रहें, तो अगर आप वैसा एक अरेंजमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ डू फिल द गूगल फॉर्म्स जो नीचे लिंक में मैंने गूगल फॉर्म की एक लिंक डाली हुई है, उसको फिल करिएगा प्लीज़। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये टेलीग्राम पे हमारा चैनल है ल्यूमिनाइज फाउंडेशन, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये जो मैंने आपको आज पढ़ाया, समझाया, इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप वहाँ पे चैनल को ज्वाइन करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अदर देन दैट, हमारा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी चैनल है, पेज है ल्यूमिनाइज फाउंडेशन नाम से। इफ़ यू हैवेंट लाइक्ड इट, प्लीज़ डू लाइक इट, ताकि आपको रेगुलरली सारे अपडेट हमारी तरफ से मिलते रहें। Thank you very much for watching the video.